24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसीलिए यूएन डे किस तारीख को बनता है बताइए? 24 अक्टूबर। ये कभी कोई पूछ देगा किस तारीख को बनता है, हम भूल जाते हैं। 24 अक्टूबर को बनता है। और शुरू के दिनों में जब यूनाइटेड नेशंस बना हुआ था तो उसमें 51 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? और आज उसके मेंबर हो गए 193। और यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर होते हैं उनको सबको वोट करने का अधिकार होता है और सारे लोगों के अधिकार एक ही बराबर होते हैं। एक दूसरी बात है कि उसमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर में एक अलग से बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं नहीं, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर हैं। तो आप देखोगे कि दीवाने आम और दीवाने खास की बात है। दीवाने आम जो हो गया, जहां सब लोग आ सकते हैं, सबको बराबर अधिकार है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो हो गया यूनाइटेड नेशंस। और जो खास ताकतवर जो कंट्री हैं उनको कुछ अलग से पावर दिए गए हैं, वो है सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें भारत भी कह रहा है कि भाई हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ। जापान भी कह रहा है कि मुझे भी चाहिए। उसके बाद आपको नाइजीरिया भी कह रहा है, उधर से जर्मनी भी कह रहा है। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ जो परमानेंट मेंबर सिर्फ है 5, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रशिया। तो आजकल कहना लोगों का यह है कि भाई पिछले 30 या 40 सालों में दुनिया बहुत बदल गई। जो नए नए ताकतवर कंट्री उभरे हैं उनको भी तो तुम जगह दो, जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे अब यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि कुछ आलोचना हम बता दें आपको यूनाइटेड नेशंस का, उसके बाद से ये जो छोटा सा लेक्चर है ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज है 3 या 4 आलोचना है यूनाइटेड नेशंस को लेकर और अंतरराष्ट्रीय संगठन को लेकर, है ना। 3 और 4 आलोचना है, उसकी कमियां लोग गिनाते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। पहली चीज तो यह है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये टॉकिंग शॉप है ना। टॉकिंग शॉप का मतलब है बक 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 हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है उतना। बातें बड़ी, काम छोटे, ऊंची दुकान फीकी पकवान। पहली चीज है कि सिर्फ बहस हो रही है, मीटिंग हो रही है, जलसा हो रहा है, लोग दिन भर भाषण दे रहे हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 1, कोई पूछेगा यूएन का क्या प्रॉब्लम है? सर जमीन पे उसकी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि युद्ध रुके नहीं है। 1990 के बाद दुनिया में एक परिवर्तन हुआ। आप सब लोगों को पता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आप लोग स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा। कोल्ड वार 1945 से लेके जब 1990 तक चला तो दुनिया में 2 बड़े ताकतवर ब्लॉक थे। अमेरिका एक सुपर पावर था और रशिया एक सुपर पावर था। लेकिन 1990 के बाद में रशिया का विघटन हो गया, रशिया का फॉल हो गया, रशिया के टुकड़े हो गए और उसके बाद से दुनिया में सबसे ताकतवर जो एक कंट्री यूएसए यानी अमेरिका। तो मेरा सवाल या फिर स्कॉलर्स का सवाल यह है कि 1990 के बाद अब सारी ताकत अमेरिका के पास चली गई है। तो क्या आज के दौर में यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की जो ताकत जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, क्या उसको रोकने में वो कामयाब है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताइए, मान लीजिए हमने एक संगठन बनाया, ठीक है, और हमने संगठन में 10 लोगों को मेंबर बना दिया, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा चलिए ट्रिप पे चलना है, हमें इसमें डिसाइड करेंगे ट्रिप पे चलना है। इन्होंने कहा कहां चलना है? सूरज कुंड मेला। आपने कहा कहां चलना है? आगरा। इन्होंने कहा शिमला, इन्होंने कहा राजस्थान, इन्होंने कहा बिहार और इन्होंने कहा केरला। तो सवाल यह है कि केरला कहने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, लेकिन चूंकि ये पैसे वाले इंसान हैं, इनका बड़ा रोब है, बड़े स्मार्ट हैं, बड़े कार से कॉलेज में आते हैं, इनकी बातें दूसरों पे असर कर जाती है कि नहीं कर जाती? जबरदस्ती केरला चलना है, सुनो मीटिंग में बोलना केरला, मीटिंग में बोलना केरला, नहीं तो कल से चॉकलेट बंद। मीटिंग में बोलना केरला, नहीं तो कल से तुमको ये जो है ना भेलपुरी बंद, केरला डोसा बंद कर दूंगी, केरला अच्छे अच्छे जो तुमको गिफ्ट देते हैं बंद। तो कल मीटिंग होगी, प्रिंसिपल पूछेंगे कहां चलना है? केरला। तो उसमें क्या होता है कि जो ताकतवर जो लोग होते हैं वो देखने में 1 2 3 4 ही होते हैं,
लेकिन चूंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो वो क्या करते हैं, पर्दे के पीछे से हाथों को मरोड़ते हैं वो। और जब हाथों को मरोड़ते हैं तो जो पंचायत का कंसेप्ट होना चाहिए लोकतंत्र का, कि सारी लोगों की बात सुनी जाए, उसको उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशंस का यही प्रॉब्लम है कि उसकी फंडिंग जो है वो अमीर देश करते हैं, अमेरिका करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके हितों को जाने अनजाने में लोगों का मानना है कि उसी को पूरा होता है। गरीब देश और कमजोर देश उतने हित पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरी बातों को गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएन में कभी गरीब और कमजोर देशों के लिए काम नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और जो ताकतवर कंट्री हैं उनको जितना उनको शेयर मिलना चाहिए वो उससे ज्यादा शेयर लिए हुए हैं। और एक और सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस का लोकतांत्रिकरण कैसे किया जाए। सवाल यह है कि आप मुझे ये बात बताइए, अगर इस क्लास के सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, क्योंकि आप सब लोग बीए पढ़ते हैं, तो इस क्लास के अंदर में तो मैं सबको बराबरी पेश कर रहा हूं, हाँ, जिसको जहां बैठना है बैठे, जिसको जहां पूछना है पूछे। लेकिन इसमें से मैं 5 बच्चों को कहूंगा मेरे घर पे आ जाना, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैंने उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि नहीं ट्रीटमेंट दिया। तो एक सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस में आपने तो सारे 193 कंट्री को बराबर बैठा दिया, लेकिन आपने एक अलग से चैम्बर बना दिया, सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे 5 कंट्रीज को आपने बैठा दिए, है ना, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड और एक कौन सी कंट्री है, फ्रांस, और कहा कि सुनो भैया तुमको वीटो पावर दे दिया, तुमको बहुत ताकत मैंने दे दिया। तो ये सवाल आजकल उभर रहा है, खासकर आप लोग, जब हम लोग थोड़े आप लोग के उम्र में थे तो ग्रेजुएशन के टाइम में सवाल आता था कि क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। मैं जब बीए किया और बीए करने के बाद पत्रकारिता का एग्जाम दिया मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, तो ये सवाल आया था कि डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आर्गुमेंट यही था कि भाई जो नए कंट्रीज जो हैं वो जब उभर रहे हैं नीचे से, तो उनको तुम क्यों गेट से बाहर रखे हुए, उनको भी जगह दो। फिर सवाल होता है किन किन को दूं, इंडिया को दूं, फिर पाकिस्तान क्या कहेगा, आपको नाइजीरिया को दूं तो फिर उसका साउथ अफ्रीका क्या कहेगा, ब्राजील को दूं तो दूसरे कंट्री क्या कहेंगे, जापान को दूं तो वो क्या कहेंगे, जर्मनी को देने के बाद फ्रांस क्या कहेगा। तो यूरोपियन यूनियन को क्यों नहीं देना चाहिए, क्या ब्रिटेन और फ्रांस से वीटो पावर लेके यूरोपियन यूनियन को दे देना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो अपना करेंसी भी चालू कर दिया है। ये सब सवाल इतने आसान नहीं है। और एक आखिरी सवाल है कि थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया, गरीब दुनिया, विकासशील दुनिया, उनको कौन पूछ रहा है भाई, उनके स्वार्थ कहां गए, उनके हित कहां गए। आज तीसरी दुनिया की हालत कितनी खराब है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां है, गरीब मजदूर हमारे यहां है, पोल्यूशन हमारे यहां फैलाया जा रहा है, हमारी हालत इतनी खराब है, दवाइयां, रोजगार, शिक्षा भी नहीं है, हमारे यहां युद्ध हो रहा है, हमारे यहां लड़ाई भी लड़ी जा रही है। आप देखो कोल्ड वार हुआ ना, कोल्ड वार की जितनी भी लड़ाई हुई कोई अमेरिका और रशिया में नहीं हुई थी, बाहर हुई थी। कहने का मतलब है कि 2 मेजर पावर जब लड़ाई भी कर रहा है तो अपने घर में नहीं कर रहा है, कहीं और करो, क्योंकि कहीं और करेंगे तो बर्बादी किसकी होगी, किसी और की होगी। 2 मोहल्ले में 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो भाई लड़ रहे हो तो अपने घर में जाके लड़ो ना, पता चला दूसरे इनके घर में जाके इनका छप्पर तोड़ दिया। तीसरी दुनिया कहां गई, हम सब लोग तीसरी दुनिया के हैं, कहां गई, पहली दुनिया अमेरिकन, दूसरी दुनिया सोशलिस्ट यूएसएसआर, और तीसरी दुनिया जिनके कहने का मतलब था कि हम किसी कैंप को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने देश का विकास, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपना के करेंगे। उनका क्या हुआ भाई,